इनफर्टिलिटी या जिसे आम भाषा में बांझपन या निसंतानता भी कहा जाता है, एक ऐसी समस्या है जिसमें शादी के बाद 1 साल तक कोशिश करने के बावजूद भी बच्चा नहीं ठहरता है। जिस भी कपल को हम इनफर्टिलिटी या निसंतानता की प्रॉब्लम से लेबल करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस समय की सीमा को क्रॉस करने के बाद वो किसी के इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिले, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें और जानें कि उन्हें बच्चा ठहरने में क्यों दिक्कत आ रही है। अगर किसी को भी इनफर्टिलिटी है तो उन्हें ये 2 बातों का जानना बहुत ज़रूरी है कि पहला, बच्चा ठहरने या ना ठहरने का कोई इलाज नहीं होता है। बच्चा जिस वजह से नहीं ठहर रहा है उस वजह को जानना बहुत ज़रूरी है, और उस वजह को जानने के बाद उस वजह का इलाज करने से ही बच्चा ठहरने का और एक बच्चा पाने का अधूरा सपना जो किसी का है उसे पूरा किया जा सकता है। इनफर्टिलिटी के लिए हस्बैंड वाइफ यानी कि मेल फीमेल दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इससे पहले कि हम जानें कि इनफर्टिलिटी क्यों होता है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक नेचुरल तरीके से बच्चा किस तरीके से ठहरता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड के कुछ खास दिन, जिन्हें हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, उस दौरान अंडाशय से अंडा निकलता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। इसे बच्चेदानी से निकलती हुई ट्यूब पिक करती है और प्रोपेल करते हुए बच्चेदानी की तरफ लेके जाती है। इस समय जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में शारीरिक संबंध बनता है तो सीमन, जिसे हम आम भाषा में वीर्य भी बोलते हैं, बर्थ कैनाल यानी कि योनि मार्ग में डिपॉजिट होता है और उसमें से चलित शुक्राणु या स्पर्म माइग्रेट करते हुए अंदर ट्यूब्स की तरफ पहुंचते हैं, जहां अगर अंडा उन्हें मिलता है, अंडाणु और स्पर्म यानी कि शुक्राणु मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद एक एम्ब्रायो यानी कि भ्रूण बनता है जिसे ट्यूब बच्चेदानी के अंदर में पहुंचाती है। वहाँ बच्चेदानी की एक परत, जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसे एक्सेप्ट करती है, उसे ब्लड सप्लाई करती है और वहाँ पे एम्ब्रायो डेवलप होना स्टार्ट करता है। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, एम्ब्रायो बढ़ता है, फीटस बनता है, उसके साथ में यूट्रस भी ग्रो करना स्टार्ट करता चला जाता है। तो अगर हम इस प्रोसेस को ध्यान में रखें तो ये समझना बहुत ही आसान हो जाता है कि इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा ठहरने में कहाँ कहाँ परेशानी आती है। अगर हम मेल्स की बात करें तो सबसे पहले सीमन में शुक्राणु की कमी या शुक्राणु का ना होने की वजह से भी बच्चा नहीं ठहरता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में मुख्यतः या प्राइमरीली 3 कारण रहते हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहरता है। पहला, ओवरी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस जिसकी वजह से अंडाणु समय से नहीं निकलते हैं, कम बनते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बनते हैं लेकिन मैच्योर नहीं हो पाते हैं, जिसे हम पीसीओडी बोलते हैं, या ज़रूरत से कम बनते हैं जिसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड ओवेरियन रिजर्व, या किन्हीं कंडीशंस में अंडाशय से अंडाणु बनना ही बंद हो जाता है नेचुरली या किसी बीमारी की वजह से, जिसे हम बोलते हैं ओवेरियन फेलियर। दूसरा कारण होता है ट्यूब्स में किसी भी तरीके की रुकावट होना, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी ट्यूबल ब्लॉक, या ट्यूब्स के फंक्शन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होना, जो खास तरीके की बीमारियां जैसे एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस, फ्रोजन पेल्विस, या पहले किसी प्रकार की सर्जरी की वजह से ट्यूब्स डैमेज हो जाती हैं और अपना काम नहीं कर पाती हैं, और अंडाणु और शुक्राणु की प्रक्रिया जो ट्यूब द्वारा की जाती है वो नहीं हो पाती है, इसलिए बच्चा नहीं ठहरता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑर्गन फीमेल्स में रहता है वो है यूट्रस यानी कि बच्चेदानी। यूट्रस में अगर किसी तरीके की खराबी आ जाती है, कोई बनावटी नुक्स जैसे कि यूनिकॉर्नुएट या बाइकॉर्नुएट यूट्रस, या बच्चेदानी में बहुत सारी गांठें जिन्हें हम फाइब्रॉइड बोलते हैं, उसकी वजह से उसकी शेप डिस्टर्ब हो जाती है, या कई बार बच्चेदानी में इन्फेक्शन, खासकर टीबी की वजह से वो परत जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं डैमेज हो जाती है और प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत आती है। अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो जब भी कोई कपल हमारे पास इनफर्टिलिटी की समस्या लेके आता है, हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें इन्वेस्टिगेट करते हैं, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ को, और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कारण या प्रॉब्लम कहाँ पे है, और उस प्रॉब्लम को जानने के बाद उसका ट्रीटमेंट अगर किया जाता है तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलता है। कुछ कपल्स ऐसे रहते हैं जिनमें सब टेस्ट नॉर्मल आते हैं फिर भी प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत आती है। उस कैटेगरी को हम लेबल करते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। ये एक खास तरीके की कैटेगरी रहती है जिसमें हम एडवांस टेक्निक्स के ज़रिए या अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी ला सकते हैं। तो कई बार ये कपल्स हमसे पूछते हैं कि हमारे सब टेस्ट नॉर्मल हैं फिर भी प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत आ रही है, तो उन्हें हम ये समझाते हैं कि सब टेस्ट नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है
कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन टेस्ट की लिमिटेशंस की वजह से हम उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या पिक नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने इस कैटेगरी का नाम दिया है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। और इसे एक स्पेशल तरीके से अगर टैकल किया जाता है तो इस प्रॉब्लम में भी बच्चा ठहराया जा सकता है। इनफर्टिलिटी में इन्वेस्टिगेशंस कराते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि हर इन्वेस्टिगेशन एक टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन हो और उस इन्वेस्टिगेशन की रिजल्ट से हमारा कोई ना कोई हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए। बहुत बार होता है कि पेशेंट्स बहुत सब इन्वेस्टिगेशंस करा लेते हैं लेकिन उनका कोई रेलिवेंस नहीं होता है। जो इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें सबसे पहले आता है मेल फैक्टर इवैल्यूएशन, यानी कि सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी सीमन एनालिसिस के लिए जाएं, ध्यान रखें कि कम से कम 3 से 7 दिन तक का परहेज़, यानी कि 3 से 7 दिन तक सीमन डिस्चार्ज ना करें। सीमन एनालिसिस के लिए ऐसी लेबॉरेटरी जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑथेंटिक लेबॉरेटरी हो उसी में जाएं, और जहाँ तक हो सके सीमन कलेक्शन लेबॉरेटरी प्रेमाइसेस या हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में ही करें। अगर सीमन कलेक्शन हॉस्पिटल प्रेमाइसेस में नहीं कर रहे हैं, घर से ला रहे हैं, तो ध्यान रखें कि कलेक्शन के विदिन 20 से 30 मिनट के अंदर में सैंपल लेबॉरेटरी में प्रोसेसिंग के लिए पहुंच जाना चाहिए। कलेक्शन करने से पहले अपने प्राइवेट पार्ट और हाथों को अच्छे से धो लें और किसी भी प्रकार के एंटीसेप्टिक यानी कि सेवलॉन, डेटॉल, बीटाडिन या कॉन्डम वगैरह या किसी भी लुब्रिकेंट जेली का इस्तेमाल ना करें। कलेक्शन के लिए जिस कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता है वह स्टेराइल और वाइड माउथ हो ताकि कलेक्ट करने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। और कलेक्शन करते समय साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और जैसे ही कलेक्शन हो जाए, अगर आप हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में हैं तो तुरंत, अदरवाइज घर से विदिन 20 to 30 मिनट वो सैंपल को लेबॉरेटरी में प्रोसेसिंग के लिए पहुंचा दें। एक नॉर्मल सीमन में कम से कम 18 मिलियन का काउंट होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 50% स्पर्म्स एक्टिवली प्रोग्रेसिवली मोटाइल होने चाहिए और उसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शंस यानी कि पस सेल्स या ब्लड सेल्स नहीं दिखाई देने चाहिए। अगर सीमन इस लोएस्ट पैरामीटर को फॉलो नहीं करता है तो ध्यान रखें कि किसी भी प्रॉब्लम को लेबल करने से पहले एटलीस्ट 2 बार सीमन एनालिसिस होना ज़रूरी है और उनमें से एक एनालिसिस एक्सपर्ट लेबॉरेटरी में हो, तभी किसी सीमन को हम एबनॉर्मल लेबल करते हैं। फीमेल फैक्टर इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो प्राइमरीली उसमें हमें 3 ऑर्गन्स को असेस करना रहता है। 1 इज़ ओवेरियन फंक्शन, 2 ट्यूबल स्टेटस, 3 यूट्राइन स्टेटस। अगर हम ओवेरियन फंक्शन की बात करें तो जो मेजर टेस्ट है जिसे कराना चाहिए, टेस्ट फॉर ओवेरियन रिजर्व, उसमें प्राइमरीली हम इस्तेमाल करते हैं ब्लड टेस्ट का, जिसे बोला जाता है AMH या एंटी मोलेरियन हार्मोन, और एक अल्ट्रासाउंड पैरामीटर जिसे हम बोलते हैं एंट्रल फॉलिकल काउंट। इन दोनों की मदद से ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान हो जाता है कि ओवरी में एग बनने का कैपेसिटी कितना है और हमारे पास कितना फर्टिलिटी ड्यूरेशन बाकी है, और उस दौरान हमें किस तरीके का ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी हमें रिजल्ट मिल सके। इसके लिए किसी खास दिन की अगर हम बात करें तो जहाँ तक हो सके पीरियड के 2nd, 3rd, 4th डे ये टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर ये 2nd, 3rd, 4th डे नहीं किया जा सकता है तो AMH ऐसा टेस्ट है जिसे हम पीरियड के किसी भी दौरान कर सकते हैं और ओवेरियन फंक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई हार्मोनल मार्कर्स रहते हैं जिसे सब में कराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसकी ज़रूरत है तो ही कराना चाहिए, अदरवाइज सब पेशेंट्स में सब इन्वेस्टिगेशंस का ज़रूरत नहीं होता है। ट्यूबल स्टेटस यानी कि ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, ट्यूब्स खुला है या ब्लॉक है, इसको जानने के लिए प्राइमरीली 3 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक होता है HSG जिसे हम बोलते हैं हिस्टेरो सेल्पिंगोग्राफी, एक होता है सोनो सेल्पिंगोग्राफी, 3rd है डायग्नोस्टिक लेप्रो हिस्ट्रोस्कोपी। HSG एक तरीके का एक्सरे है जिसमें हम सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह के द्वारा एक रेडियो ओपेक डाई बच्चेदानी के अंदर में इंट्रोड्यूस करते हैं और ऊपर से एक एक्सरे लिया जाता है। ये रेडियो ओपेक डाई बच्चेदानी को फिल करते हुए ट्यूब्स में जाती है और अगर ट्यूब्स खुली रहती हैं तो ट्यूब्स के बाहर गिरती है और यही इमेज एक्सरे फिल्म में कैच करी जाती है, इसलिए इसे हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी बोला जाता है। HSG के कुछ लिमिटेशंस मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो ये है कि HSG में पैरा ट्यूबल फैक्टर्स या पैरा यूट्राइन फैक्टर्स ट्यूब्स के बाहर या बच्चेदानी के बाहर की स्थिति को पता नहीं लगाया जा सकता है।
अगर HSG में किसी भी तरीके का ट्यूबल प्रॉब्लम पता चलता है तो उसका क्या कारण है, उसे ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या वो एक नेचुरल ट्यूबल स्पाज्म है, पता लगाना मुश्किल है। इसीलिए हर केस, वो केसेस जिसमें हम लोग पैराट्यूबल फैक्टर सस्पेक्ट करते हैं या HSG में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो एडवांस टेस्ट यानी कि लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी की सलाह दी जाती है। लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी या आम भाषा में जिसे बोलते हैं दूरबीन जांच, एक एडवांस या गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है ट्यूब्स की पेटेंसी को चेक करने के लिए। लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी पूरा बेहोशी में किया जाता है। इसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है, जैसे मरीज़ को बताया जाता है कि उन्हें कम से कम 10 से 12 घंटे नील ओरल मतलब मुंह से कुछ नहीं लेना है, फास्टिंग आना है, किसी भी तरीके का पानी चाय लेना वर्जित रहता है। 12 घंटे की फास्टिंग के बाद और एक कंप्लीट प्री एनेस्थेटिक चेकअप के बाद लेडी को डायग्नोस्टिक लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी के लिए लिया जाता है। इस प्रक्रिया में नेवल यानी कि बेली बटन के जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे एक 1 सेंटीमीटर का इंसिजन दिया जाता है, जिसके ज़रिए एक टेलीस्कोप को एब्डोमेन के अंदर में इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसका कनेक्शन कैमरा और फिर टीवी के ज़रिए रहता है। और बच्चेदानी बाहर से कैसी है, ट्यूब्स कैसे हैं, उसका एनालिसिस किया जाता है। इसी तरीके से एक खास तरीके का टेलीस्कोप जिसे बोला जाता है हिस्ट्रोस्कोप, बच्चेदानी के मुंह के द्वारा बच्चेदानी में अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है और कंप्लीट कैविटी असेसमेंट किया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अल्ट्रासाउंड में या HSG में पिक नहीं हो पाती हैं, उन्हें हम हिस्ट्रोस्कोपी में पिक करते हैं। लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी के ज़रिए अगर कोई भी प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है ट्यूब्स में तो उसका कारण पता लगाना ईजी हो जाता है, और कारण पता लगाने के बाद अगर कोई ट्यूबल ब्लॉक है और वो खुल सकता है तो उसे खोल भी दिया जाता है, या कोई और प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, अंडाक्षय में सिस्ट या बच्चेदानी में फाइब्रॉइड, तो सेम सिटिंग या फिर नेक्स्ट सिटिंग में उसे करेक्ट भी किया जा सकता है। लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी एक सेफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाए तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस ना के बराबर रहते हैं। इसलिए जस्ट इसलिए कि इसमें एक बेहोशी दी जाती है या पेट में कोई चीरा आता है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है।